ओके, आज का क्वेश्चन है टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। टॉर्क इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे आज हम। पहले थोड़ा समझ लेते हैं जो हमने आगे भी पढ़ा है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। वैसा ही है, वही है। तो यहाँ पे दो पोल है। पोल पे हम जब फील्ड वाइंडिंग करते हैं और फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देते हैं तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, ठीक है। वो क्या होता है, N2S होता है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है। और यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर लिया है। एक कंडक्टर के बीच में आप साइन देख रहे हो, क्रॉस का है। वो दिखा रहा है कि जो करंट है कंडक्टर के अंदर की तरफ जा रहा है। क्या दिख रहा है, करंट कंडक्टर के अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है। हमें पता है कि जब भी कोई कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमें जो जाननी है तो हम मैक्सवेल के राइट हैंड रूल से जान सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना है कि एक कंडक्टर लेना है। जो कंडक्टर है वो कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरह पकड़ना है कि आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रहे। तो आपकी जो बैंड फिंगर है, जो ये फिंगर है वो क्या दिखाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पे हमारा कंडक्टर है, उसमें से करंट अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा लाइक दिस, इस तरफ का रहेगा। ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो अभी क्या हुआ, एक मैन फील्ड हमारे पास था और दूसरा ये जो कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। ये कौन सा है, करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हमने कहाँ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ठीक है। तो उसके कारण जो हमारी मेन लाइन है, फ्लक्स लाइन, वो क्या होगी, बैंड हो जाएगी। ताकि दो फील्ड है यहाँ पे, दो फील्ड के इंटरेक्शन के वजह से क्या होगा कि हमारी फ्लक्स लाइन बैंड हो जाएगी। और वो क्या करेगी, होने की कोशिश करेगी। तो उसकी वजह से हमारे कंडक्टर पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है। यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स की डायरेक्शन हमें जो फाइंड करनी है तो हमें पता है कि हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अभी वो जो कंडक्टर है वो कंडक्टर को एक सिलेंडर पे रख दिया है। बराबर, एक सिलेंडर है उसके ऊपर मैंने वो कंडक्टर को रख दिया है। ठीक है। तो अभी जो टॉर्क डेवलप होगा वो कौन किस पे डिपेंड होगा, वो करंट की डायरेक्शन कौन सी है और कौन सी डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा। ठीक है। फोर्स यानी कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, वो हम फ्लेमिंग द लेफ्ट हैंड रूल से जान सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स डेवलप हो रहा है, जो हमने आगे भी पढ़ा था हमारे वर्किंग प्रिंसिपल में, तो फोर्स F इज इक्वल टू बी आई एल न्यूटन। जहाँ पे बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है। आई करंट जो कंडक्टर में से पास हो रहा है वो करंट है। एल लेंथ ऑफ कंडक्टर की जो लेंथ है वो है। अगर यहाँ पे हम समझ ले कि हमारा जो सिलेंडर है उसकी जो रेडियस है वो सपोज आर। ठीक है। तो जो टॉर्क डेवलप हो रहा है, टॉर्क टी इज इक्वल टू एफ इंटू आर न्यूटन मीटर है। ठीक है। हमें इसका उसको एक नंबर दे देते हैं। ठीक है। अभी हम एक्चुअल जो टॉर्क इक्वेशन है मोटर का वो डेवलप करते हैं, वो हम डिराइव करते हैं, सॉरी। ठीक है। तो सपोज अभी यहाँ पे जो हमने सिलेंडर बोला था, मैं वहां पे क्या बोल रहा हूँ अभी कि वहां पे हम एक आर्मेचर ले लेते हैं जिसकी रेडियस कितनी है, आर। ठीक है। उसकी रेडियस है आर। ओके। एफ क्या है, हमारा फोर्स है। क्या है, फोर्स। किसमें है, न्यूटन वॉट। ये हमारा आर्मेचर का रेडियस है। क्या है, रेडियस ऑफ आर्मेचर मीटर। ओके। और एन क्या है, स्पीड ऑफ आर्मेचर। ठीक है। तो अभी
हमारा जो कंडक्टर है यानी कि आर्मेचर है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है कि एक सर्कल का जो सरफेस एरिया है उतना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। ठीक है, तो कितना होगा वो होगा 2πr जितना, कितना होगा 2πr जितना वो सरफेस जो है वो कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा सरफेस का। और उसके लिए कितना टाइम लगेगा उसको 16/n सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक है, तो अभी जो वर्क हुआ है दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स यहाँ पे F कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2πr जितना डिस्टेंस कवर किया है। ओके, यहाँ पे देखिए T इज इक्वल टू क्या है, F इंटू आर। तो यहाँ पे जो F है और R है उसकी जगह पे हम क्या रख देंगे अभी, T। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2π तो है ही, 2π और F और R की जगह मैं रख देता हूँ यहाँ पे T। ठीक है, तो इतना वर्क होगा। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज पावर, पावर क्या है, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या है हमारा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन, जितना काम हुआ है वो उसके लिए जो टाइम लगा है वो। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क कितना किया हमने, 2πt जितना, जो हमने आगे देखा था यहाँ पे कितना वर्क किया है हमने, 2πt जितना काम किया है। उसके लिए टाइम कितना लगा हमारा, 16/n सेकेंड। ओके, जहाँ पे n क्या है, हमारी स्पीड, जो आर्मेचर घूम रहा है उसकी स्पीड है। ठीक है, अब ये n कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो पावर इज इक्वल टू 2πnt अपॉन 60। ठीक है, ये हमारा पावर है। क्लियर। अभी जो आर्मेचर में जो पावर डेवलप हो रहा है, पावर कहाँ पे, आर्मेचर के अंदर जो पावर डेवलप हो रहा है, यहाँ पे मोटर है। ठीक है ना, तो मोटर में आर्मेचर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कौन सा है, बैक ईएमएफ है। नॉर्मल डीसी में हमें पावर का इक्वेशन देखेंगे, पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज जो पावर मोटर के अंदर आर्मेचर में जो डेवलप होता है वो क्या है, बैक ईएमएफ EB। और वहां पे जो करंट पास हो रहा है कौन सा है, आर्मेचर करंट है। ठीक है, तो जो आर्मेचर के अंदर जो पावर डेवलप हो रहा है वो कौन सा है, वो है EB इंटू IA। तो ये जो पावर डेवलप हुआ है वो ये मैं कहाँ पे रख दूंगा, ये पावर की जगह पे रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा टर्म बनेगा अभी EB इंटू IA इज इक्वल टू 2πnt अपॉन 60। ठीक है, अभी हम कौन सा इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, टॉर्क का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। तो हमें टॉर्क आगे चाहिए, तो मैं पहले टॉर्क को आगे कर लेता हूं। तो ये जो 60 है उसको मैं इक्वल टू के सामने ले जाऊंगा, उस तरफ ले जाऊंगा, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम EB इंटू IA इंटू 60 इज इक्वल टू 2πnt। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 2πn। ठीक है, ये t के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, अगर उसको मैं सामने ले जाऊंगा
तो बराबर के सामने ले जाएंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पे T इज इक्वल टू EB IA 60 अपॉन 2πn। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अभी वही टर्म को हम वापस लिख लेंगे। ठीक है, क्या था, T इज इक्वल टू EB IA 60 अपॉन 2πn। ठीक है, ओके। अभी हमें पता है EB का इक्वेशन हम सब जानते हैं। व्हाट इज EB? तो EB इज इक्वल टू P/NZ अपॉन 60A। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे EB लिखा है वहां पे हम क्या कर देंगे, उसका इक्वेशन रख देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे EB की जगह पे उसका इक्वेशन रख रहा हूँ P/NZ अपॉन 60A इंटू बाकी की टर्म वापस लिख देते हैं IA 60 अपॉन 2πn। ठीक है, ये देखो 60 कैंसिल होगा, यहाँ पे n कैंसिल होगा, तो बाकी क्या बचा है हमारे पास P/Z अपॉन A इंटू IA अपॉन 2π। यह न्यूटन मीटर। ये हुआ हमारा टॉर्क इक्वेशन। ठीक है, ये टॉर्क इक्वेशन हमें किस टर्म में है, न्यूटन मीटर में। अगर हमें इसको किलोग्राम मीटर में चाहिए तो हमें क्या करना है, ये पूरे इक्वेशन को यानी ये टर्म को 1/9.81 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा टॉर्क kgm में, किलोग्राम मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप ध्यान से देखिए कि टॉर्क इक्वेशन में कुछ टर्म ऐसी है कि जो कांस्टेंट है। देखिए ये हमारा P यानी कि पोल, नंबर ऑफ पोल एक बार मॉडल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया तो उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये कांस्टेंट टर्म है। Z नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, एक बार हमने आर्मेचर बना लिया, उसमें आर्मेचर वाइंडिंग रख लिया, तो वो टर्म भी कैसे हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये हमारा पैरेलल पाथ है, एक बार हमने कनेक्शन कर लिए तो वो टर्म भी कैसे हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा अभी टॉर्क है वो किससे प्रोपोर्शनल रहेगा, तो वो है फ्लक्स और आर्मेचर करंट को प्रोपोर्शनल है। किससे प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स और आर्मेचर करंट से प्रोपोर्शनल है। यानी कि आप ध्यान से देखोगे तो जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, फ्लक्स और आर्मेचर करंट। अगर जो हम फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ेगा, और आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे तब भी हमारा टॉर्क बढ़ेगा। तो ये हमारा टॉर्क इक्वेशन है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है वो 7 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। थैंक यू।